स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बताया था और साथ में स्प्रिंग की सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको कि जैसे मान लिया ब्लॉक है ना, मास m का और k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि इसे मीन पोजीशन से थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, यदि हम ऐसे करके थोड़ा स्ट्रेच कर दें तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की ओर, स्प्रिंग फोर्स, और उसकी वैल्यू kx होगी, साथ में यहाँ पे mg और यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो kx के बराबर होगा। साथ में ये हमारा x एक्सिस है, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है और इधर हमारा एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है क्या बात? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे -a k अपॉन m माइनस एक्स। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो -x यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है और प्रोपोर्शनल है। तो मोशन क्या होगी सिस्टम की? SHM होगी। इसलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m आ जाता है। तो ओमेगा की वैल्यू √k/m और इसे हम 2 पाई रूट और t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k भी हम लिख सकते हैं। तो ये ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन के इधर उधर और इसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन k होगा। क्लियर है क्या बात? साथ में ये टाइम पीरियड इसके k और व्हाट इज k? k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट इन दिस केस, और वैसे तो k को हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। साथ में ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये इसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, इसमें दो तरह की एनर्जी होंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट, और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ mv स्क्वायर होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ये मिनिमम एनर्जी 0 भी हो सकती है और ये मिनिमम एनर्जी यू मिनिमम भी हो सकती है। इस पर भी मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन कराया था, सही है बात। साथ में मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, सही है बात। अगर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको ग्राफ भी बनाए थे, टाइम के पदों में भी बताए थे और पोजीशन के पदों में बताया था। तो टाइम, हाँ, यदि हम देखें तो मैंने आपको ग्राफ भी बनवाया था, ये तो पोजीशन का ग्राफ है, तो एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये ऐसे मैंने अच्छे से बताया था। और आपको ये बताया था कि इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनता, मैथ्स में ऐसे बनाते हैं जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता यहाँ पे, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यदि ऑसिलेशन की f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। साथ में टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। टाइम पीरियड क्या हो, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट एनर्जी का टाइम पीरियड क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी फिर इसकी, है ना। टाइम पीरियड इनफाइनाइट तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी 1/t और ये हो जाएगा आपका 0, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 0 हो जाती है। टाइम, ये सब मैंने आपको बता दिया था, है ना। इसके बारे में मैंने आपको एनर्जी के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, तो वो भी देख लेना आप, है ना। चलो अच्छा, अब मैं इस स्प्रिंग मास सिस्टम को वर्टिकल में, है ना, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम बना करके करता हूं। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे है? मान लिया कि आपने किसी स्प्रिंग से एक मास m को आपने लटका रखा है। क्लियर है क्या बात? स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है ना। तो बोर्ड पे देखो, यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप इस स्प्रिंग को धीरे धीरे नीचे लाओगे, मान लिया आपने यहां पे सपोर्ट लगा रखी है ऐसे ऐसे करके यूं, और यदि आप इसे स्लोली मूव करते हो, है ना, अगर जो इसे आप
इधर लिखता हूं ये ऐसे, इधर देखो, इफ दिस मास इज कम डाउन स्लोली, तो स्लोली क्या होगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगा और बढ़ करके अब इसमें क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। मान लिया नीचे आ गया तो ये एक्स नॉट हो गया, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा, एक के एक्स नॉट। तो जब के एक्स नॉट mg के बराबर होगा तो क्या होगा बताओ, ये तो रुक जाएगा। फिर अपने हाथ को नीचे लाओगे धीरे धीरे तो आपका हाथ तो नीचे चला जाएगा, ये अपनी जगह यहीं पे रहेगा, सही है ना। तो ध्यान से देखो, ये पोजीशन जो कहलाती है सिस्टम की, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन बोले या हम इसे इक्विलिब्रियम बोले, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो। तो नेट फोर्स सिस्टम पे कितना, जीरो, क्योंकि mg और kx नॉट हो गए बराबर। चलो, जब आप इसे धीरे धीरे लाते हो तो आपका हाथ तो नीचे चला जाता है और ये अपने स्थान पे रुक जाता है, सही है बात। लेकिन अगर जो इसे ऐसे लिख देना, मूव स्लोली ऐसे करके, तो ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर जो मान लिया आपने इसे एकदम अपने सपोर्ट को इमीडिएटली हटा दिया, ऐसे हटा दिया, यूं हटा दिया, तो फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा। देखो नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी यहां पे देखो, इसकी वेलोसिटी कितनी थी यहां पे, 0। अब इस पे फोर्स लगेगा mg नीचे की ओर, तो mg नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इस पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब इस वेलोसिटी की वजह से ये और नीचे जाएगा और यहां पे जब तक जाता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, है ना। इस पोजीशन पर तो ये रहेगा एक्स नॉट ऐसे, और ये भी क्या रहेगा, एक्स नॉट, ये मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में बदला चुका हूं, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा यू, सही है ना बात। और एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट की वैल्यू यही होगी, और यहां पर ये वेलोसिटी 0 है जो, तो ये तो हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन, है ना। और ये कब चित्र बनेगा, इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड इमीडिएटली, है ना, इज रिमूव, है ना, सपोर्ट को रिमूव कर देते हैं। चलो यहां पे तो मूव स्लोली करते हैं, तो मेरे को ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड का ऑसिलेशन क्या होगा, है ना। इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड then prove that, show that motion of, show that, कहीं भी लिख लेना, देखो आप इसे, है ना, यहां पे लिख लेना चाहे इसके यहां, मोशन इज SHM, also find time period of oscillation, आपको इसके टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैं इसे साफ कर देता हूं यहां पे, है ना। तो बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया मैं इसके बराबर में ही चित्र बना रहा हूं ऐसे करके, आप देखो ध्यान से सुनो, अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी एसएचएम की, और उसमें आपको यह देगा कि आपको उस सिस्टम की मोशन को एसएचएम प्रूफ करना है। बात समझ में आई। तो एसएचएम प्रूफ करने के लिए आपको एक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, स्टेप अपनाने पड़ेंगे, जो कि मैं बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आप उस सिस्टम की मीन पोजीशन फाइंड करेंगे, है ना। मीन पोजीशन वो होगी जहां पर नेट फोर्स 0 है, मीन पोजीशन वो नहीं होगी जहां पर वेलोसिटी 0 है। बात समझ में आई। ये मीन पोजीशन नहीं है, यहां रुके हुए हैं। मीन पोजीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और, है ना, नेट फोर्स 0 होगा। तो मीन पोजीशन फाइंड करके आप क्या करेंगे, उस मीन पोजीशन से थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे और उस पर नेट फोर्स फाइंड करेंगे, और फोर्स में की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे, और ए एक्सेलरेशन को आप
यदि a इक्वल टू माइनस एक्स प्रूफ कर देते हैं, यानी कि acceleration of the body is proportional to displacement in opposite direction, then the motion is shown as SHM, and then we'll compare with the standard equation of SHM to find the time period of the oscillation. तो ये अपने को प्रोसेस अपनानी है। तो सबसे पहले मैं इसका मीन पोजीशन फाइंड करूंगा। तो मीन पोजीशन में ये सिस्टम कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर है क्या बात? तो देख लो चाहे मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में एक्स नॉट इतना होगा और एक्स नॉट की वैल्यू इतनी होगी। अब ये मीन पोजीशन है। अब मैं क्या करूंगा, मीन पोजीशन से मैं क्या करूंगा, इसे अपनी तरफ से एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे दे दूंगा। खींच दिया मैंने इसे, और ये मीन आप इसे थोड़ा सा और खींचेंगे, सही है, दे रहा। और इस पे नेट फोर्स देखेंगे। अब तो इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक तो mg, एक्स और खींच दिया आपने, और ऊपर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स। तो हाँ, तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे, यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन मास, है ना। नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट होगा एफएस माइनस mg। क्लियर है क्या बात? तो एफएस जो होगा, एफएस बता सकते हो एफ नेट कितना होगा? हाँ बता सकते हैं, हाँ, के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस mg। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg। लेकिन के एक्स नॉट और mg क्या थे, बराबर थे, तो ये कट जाएगा, ये आ गया एफ नेट। लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे की ओर और नेट फोर्स यानी एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर, तो इसे माइनस एम में लिख के के इंटू एक्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। इसलिए सॉरी, सिंस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसलिए मोशन ऑफ सिस्टम इज SHM, है ना। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से, इक्वेशन ऑफ SHM से। हाँ भाई, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये ना k बाई एम। तो ध्यान दो इसे, ये रूट k बाई एम हो जाएगा और ये 2 पाई बाई टी। तो देखना जरा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन k आ जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, आप इसे ओरिजिन मान के इसे प्लस एक्स मान लो ऐसे, और इसे माइनस एक्स, सही है। तो यदि आप इस बॉडी को देखोगे, इसे प्लस एक्स मान लिया इसे ओरिजिन, तो जब आप इसने खींचा आपने इसे यूं, तो एक्सेलरेशन किधर होगा बॉडी का, माइनस एक्स की तरफ होगा, सही है ना। तो यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, ऐसे करके और फिर आप वेक्टर हटाओगे तो ये माइनस एम में आएगा, है ना। तो इसी तरीके से लिखते हैं बार बार। वेक्टर कोई भी यूज नहीं करता किसी बुक में, हमने भी नहीं कर रखा, है ना। हाँ, तो ये है। तो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बताया था और इसे मीन पोजीशन से खींच के और इधर इधर ऑसिलेशन किया था यूं ऐसे करके, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आया था, सेम आया था, नहीं आया था, सेम ही आया। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k ही आएगा हमेशा। बात समझ में आ रही है ना। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं कई सारे सवाल, जब ये आपको क्लियर होगा और क्वेश्चन बनेंगे भी सही फिर। यानी कि इसमें पॉइंट बना के लिख लो, इट इज क्लियर दैट इट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो, this time period does not depend upon acceleration due to gravity. This time period does not depend upon acceleration due to gravity. For example, मान लेते हैं हम ये लिफ्ट ले लेते हैं,
लिफ्ट, है ना भाई। तो लिफ्ट में हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है लिफ्ट में, और के है ये, सही है बात। आप यहां पे खड़े हो, अब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है ना, अपवर्ड। एक्सेलरेशन कितना है इसका, अपवर्ड। क्लियर है क्या बात। तो अब हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो जरा, देखो पहले तो इसका मीन पोजीशन निकालेंगे। मैं सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पे। मीन पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये मीन पोजीशन होगा तो इधर देखो ध्यान से, इस पे फोर्स कितना लगेगा, mg प्लस ma लगेगा, ना लगेगा। तो mg प्लस ma की वजह से ये एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है, ये नीचे आ जाएगा यूं, ऐसे करके ये नीचे आ जाएगा mg प्लस ma की वजह से, सही है। तो ये होगी इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन। तो नीचे तो फोर्स लगेगा mg प्लस ma, और ऊपर क्या लगेगा, के एक्स नॉट मान लेते हैं, मान लिया एक्स नॉट आ गया नीचे, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg प्लस ma। बात समझ में आ गई। दिस इज द मीन पोजीशन। पहला ऑब्जेक्टिव हमें यह होता है, जब हम किसी बॉडी की मोशन को एसएचएम प्रूफ करते हैं तो उसकी मीन पोजीशन सबसे पहले निकालेंगे, तो निकाल ली, और मीन पोजीशन से हम क्या करेंगे, उसे एक्स डिस्प्लेस कर देंगे। तो मैं इसे एक्स डिस्प्लेस और कर देता हूं, ऐसे करके, यूं करके, है ना। ये मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, मीन पोजीशन से एक्स नीचे की ओर ले आया। तो अब इसमें कितने फोर्स लगेंगे, एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा एफएस, और नीचे क्या लगेगा mg प्लस ma। तो नेट फोर्स जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ भाई, नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, fs माइनस mg प्लस ma। fs कितना हो जाएगा बेटा, kx प्लस एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट तो स्प्रिंग में इलोंगेशन अब कितना हो गया, ये तो इसकी नेचुरल लेंथ थी, देखो ये तो क्या थी इसकी नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से mg प्लस ma की वजह से तो एक्स नॉट इलोंगेशन आया, और एक्स इलोंगेशन आपने अपनी तरफ से दे दिया, और इसे खींच के छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा इस मीन पोजीशन के अबाउट, इस तरीके से। मान लिया आपने मीन पोजीशन से इधर छोड़ के करा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, यूं यूं, ऐसे 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 यूं करके। तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा fs माइनस दिस, और fs की वैल्यू ये होगी mg माइनस ma। क्लियर है क्या बात। तो ये जाएगा kx प्लस के एक्स नॉट माइनस mg प्लस ma। और ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम से ये दोनों बराबर हैं, और ये हो जाएगा kx। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन है, तो माइनस m2a k अपॉन m। सिमिलरली a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। कंपेयर करेंगे, थोड़ा तेजी से लिख देता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई m, ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाई m इज इक्वल टू 2 पाई बाई t, और टाइम पीरियड इज अगेन 2 पाई रूट m अपॉन k। ये है, तो इसका मतलब ये g पे डिपेंड नहीं करता है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। मैं तेजी से मैं पढ़ा रहा हूं, देखो अब मैं आपको है ना जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं, आपका सिलेबस जो है वो पीछे है, तो अपने को भी थोड़ा। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है, क्लियर है क्या बात, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे ऐसे करके, और म्यू कितना है इसका 0, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है। अब हमें यहां पे हमने एक सिस्टम रख दिया, स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे रखा, सही है, और इसे मान लिया छोड़ दिया, धीरे धीरे छोड़ा, तो क्या होगा बताओ, स्प्रिंग मास सिस्टम है, हाँ बोर्ड पे देखो,
थीटा, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे खिंच जाएगा और स्लोली मूव कराते हैं इसे, स्लोली, है ना। तो एक स्थिति में यहां पे के एक्स नॉट आएगा और यहां पे क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। ये इसकी मीन पोजीशन होगी, क्या होगी इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में अलोंग एक्स एक्सिस इधर, है ना भाई, नेट फोर्स कितना होगा, 0, बोलो, है ना। अब हम क्या करेंगे एसएचएम प्रूफ करने के लिए, बताओ क्या करेंगे एसएचएम प्रूफ करने के लिए, इसकी मीन पोजीशन से अपनी तरफ से एक्स डिस्प्लेसमेंट खींच के छोड़ देंगे, सही है। तो जब आप इसे एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन है ये रहा, और इसे एक्स डिस्प्लेसमेंट खींच के छोड़ोगे ऐसे करके, तो क्या होगा, एक तो इसमें लगेगा इधर एम जी साइन थीटा लगेगा और एक इधर लगेगा एफ एस, तो ये है मीन पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। हाँ भाई, कितना होगा नेट रिस्टोरिंग फोर्स, एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा। और एफ एस पता है कितना होगा, पहले तो ये था देखो, एक्स नोट तो ये आ गया था इस स्थिति में यहां पे, और एक्स और आ गया, तो कितना आ जाएगा, हाँ एम जी साइन थीटा के एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, और फिर से एम ए के अपॉन एम माइनस एक्स, मोशन इज एस एच एम, मोशन इज एस एच एम। इसलिए कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम से, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, अगेन टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के ही हो जाएगा। अच्छा, अभी और देखो आप, तो इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आता है वो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के ही आता है ना। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, इधर देखो आप, मान लिया एक हमारे पास काट है ऐसे करके, और इसमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने ऐसे लटका रखा है यू, और ये इसके पहिए हैं, है ना। अब अगर जो ये मान लिया ऐसे चलती है, एसलेशन ऐसे चलती है, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा एम जी, एक लगेगा सूडो फोर्स, बोलो। तो इस सूडो फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इधर जाएगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करेंगे हम इसकी ऐसे, इसमें इलोंगेशन भी होगा, एक तो एम जी और एक सूडो फोर्स होगा इसमें, लाइक दिस, बोलो। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स कितना होगा इसमें, हाँ नेट फोर्स तो 0 होगा, और ये स्प्रिंग फोर्स ऐसे हो जाएगा एफ एस, बोलो, और ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स रूट ओवर एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, साथ में ये कुछ एंगल बना लेगा ऐसे, तो एंगल भी हम निकाल देंगे, कैसे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एम ए, बेस क्या है एम जी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी, टेन इनवर्स ए अपॉन जी, ये हो जाएगा थीटा। क्लियर है बात। अब इसे क्या करेंगे, इस मीन पोजीशन से खींचेंगे थोड़ा सा और खींच के छोड़ देंगे, तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा ऐसे यू, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना आएगा इसका, साइना एम अपॉन के, यही टाइम पीरियड आएगा इसका। अभी देखो और मैं सिस्टम बताता हूं आपको,
टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम अपॉन के ही आएगा। अब मैं अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आपको स्प्रिंग मास सिस्टम में। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रक है, ये रहा, ऐसे एक ट्रक है लाइक दिस, इसके पहिए हैं, इसके पहिए हैं लाइक दिस, और ये जमीन पे चल रहा है। साथ में यहां पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है मास एम का, ऐसे करके। क्लियर है बात? ऐसे। और स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका 100 न्यूटन पर मीटर है ना? और जो मास है इसका वो है 5 kg। क्लियर है क्या बात? अब ये ट्रक इधर की ओर एक्सेलरेशन ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना स्टार्ट करता है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इफ ट्रक starts moving forward with acceleration 2 meter per second square, find first maximum elongation, second maximum elongation, second elongation in spring in equilibrium, third time period of oscillation है ना भाई। फोर्थ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ मैक्सिमम पोटेंशियल इन स्प्रिंग एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, मैक्सिमम इलोंगेशन इन टाइम पीरियड, ऐसे बोर्ड पे देखो। जब ये देखो, चित्र तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो रिवीजन के टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा। ये है बात, ये आ गया सॉल्यूशन। जब आप देखोगे m की वैल्यू 5 kg में यहां लिख लेता हूं, तो ये बताओ, अभी तो ये नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन स्प्रिंग में नहीं है, तो इसमें कितने फोर्स लगेंगे? इसमें फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल, और क्या लगेगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की वजह से ये इधर भागेगा, और भाग भाग के कब तक भागता रहेगा मेरे को ये बताओ, कब तक भागता रहेगा ये? जल्दी बोलो। इक्विलिब्रियम पे रुक जाएगा। ये मैंने उस समय ही बताया था आपको, मैं दोबारा से बताऊंगा तो फिर से आपको प्रॉब्लम तो होगी ही, सही है ना? थोड़ा सा इधर बना लेते हैं एम। देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, ये है ऐसे सिस्टम है अपना, ऐसे करके। ये हो गया ट्रक के पहिए। बोर्ड पे देखो, जब इसमें फोर्स लगेगा तो स्टार्ट होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 0। ये कब तक भागता रहेगा? जब तक कि इसकी स्पीड दोबारा से कितनी ना हो जाए? 0। तो यदि मैं इस पे बैठ जाता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बैठ के देख रहा हूं, तो मेरे को इसमें एक्स मैक्सिमम निकाल सकते हो, कितना होगा? हां निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से निकालते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग? वर्क पावर एनर्जी से। तो हम अप्लाई करेंगे, है ना, फर्स्ट के लिए अप्लाई WET। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक हम इस पे फोर्स देखेंगे तो 3 फोर्स लगेंगे, mg नीचे, नॉर्मल इधर, ma इधर। तो mg और नॉर्मल के द्वारा वर्क तो 0 हो गया, k फाइनल माइनस k इनिशियल, और ये भी कितना है? 0। तो टोटल वर्क किस किस ने किया? टोटल वर्क एक तो सूडो फोर्स ने किया, और एक वर्क डन किया स्प्रिंग ने, और नॉर्मल और mg का तो नहीं लिख रहा हूं मैं, सही है?
तो सूडो फोर्स ने वर्क कितना किया, सूडो फोर्स कितना लग रहा है एम में, और डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स मैक्स, बोलो, प्लस स्प्रिंग का वर्क का फॉर्मूला ध्यान है आपको, नहीं, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये होता था। तो इनिशियल तो इलोंगेशन 0 है, माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे लिखूंगा मैं हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा भाई, एक्स मैक्स कॉमन लेके एम में इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स। तो जो एक्स मैक्स होगा वो होगा 2ma अपॉन के। नहीं आ रही बात समझ में, है ना? अब ध्यान से देखो, इसके बीच में एक पोजीशन ऐसी भी होगी, कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की स्थिति में क्या होगा, मीन यहां पे लिखता हूं, यहां पे ये होगी मीन पोजीशन, ये मान लेते हैं एक्स है, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा एफएस, और इधर क्या लग रहा होगा एम में, तो एफएस इज इक्वल टू एम में होगा, यानी के एक्स इज इक्वल टू एम में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, एम में अपॉन के। नहीं आई बात समझ में? और एस मैक्स कितना है, 2m में अपॉन के। इसका मतलब ये तो होगी जब आप इसे एक्सेलरेशन ए से भगा देंगे ट्रक को, और आप यहां पे बैठ जाएंगे ट्रक के ऊपर यहां पे, तो क्या होगा, ये ब्लॉक यहां से मोशन स्टार्ट करेगा यूं, फिर यहां तक जाएगा, फिर क्या होगा, वापस जाएगा इधर। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे देखो, यूं यहां से स्टार्ट करा, ऐसे ऐसे, ये एसएचएम करेगा किसके रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये आगे बढ़ रहा होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसकी मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, ऐसे ऐसे भी कर रहा होगा और ये आगे जा रहा होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो मैक्सिमम इलोंगेशन तो 2mg अपॉन के हो गया, मैं वैल्यू लिख देता हूं 5, एक्सेलरेशन कितना है 2, के है 100, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0.2 मीटर मैक्सिमम इलोंगेशन। और सेकेंड पार्ट में इलोंगेशन इन मीन पोजीशन क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू 0.1 मीटर। नहीं आ रही बात समझ में, करो ओके। तो ये चीज हमने WET में भी की थी। देखो मैंने आपको फिर से याद दिला देता हूं, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, और मीन पोजीशन में इलोंगेशन निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स को 0 इक्वल करना पड़ेगा, है ना? तो अब ये देखो, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ये ऑसिलेशन करेगा, तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बता सकते हो कितना होगा? नहीं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये है मीन। हाँ, अरे ये हो गया ना, ये प्लस है ये माइनस है, ऐसे। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसमें, .1 मीटर। सही है बात? अच्छा, अब ये देखो, इसमें जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बता सकते हो आप मेरे को, कितना होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बोलो। T इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के। अब मैंने कई सारे निकलवा दिए, अब इसका नहीं निकलवाऊंगा, है ना, वो भी यही होता है 2π√m अपॉन के। तो कितना हो जाएगा, π/√5, 5 चौक 20 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया इसका टाइम पीरियड। क्लियर है क्या बात? तो ओमेगा क्या होगा, 2π/T, 2π/π√5, तो 2√5। क्लियर है क्या बात? तो ये रेडियन पर सेकंड हो जाएगी इसकी, है ना? क्या पूछा था मैंने इसमें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी, हाँ भाई,
चलो जो भी पूछा था, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है बेटा, ए ओमेगा। तो ए एम्पलीट्यूड तो पता है अपने को 0.1 और ओमेगा कितना है √5। तो 0.2 √5 मीटर पर सेकेंड इज द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कहां पर होगी, मीन पोजीशन पे, है ना। साथ में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोजीशन पे होगी बताना जरा, कौन से स्ट्रीम पे, प्लस ए पे या माइनस ए पे, देख लो। अरे ये तो नेचुरल लेंथ थी इसकी, तो यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी इस स्थिति में क्या है, 0। पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्स हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, माइनस ए में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स की जगह क्या लिख लेंगे हम, एक्स मैक्स, यानी 0.2, है ना। ये तो ये हो जाएगा 50.4, 50 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2, 5 चौक 20 पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको बताया था कि हम स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम को सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पार्ट तो वहीं का है, थोड़ा सा पार्ट ऑसिलेशन का इसमें, है ना। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया हमारे पास ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट, और यहां पे हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नेचुरल लेंथ में लटका रखा है, सही है। और ये मान लिया 10 kg का ब्लॉक है और एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट होती है, लिफ्ट ऊपर चलने चालू होती है ना। इफ लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग upward with acceleration 5 meter per second square. Find first part, maximum elongation in spring. Second, elongation in spring in equilibrium. Third, time period of oscillation क्लियर है क्या बात, चलो निकालो। देखो इधर ये क्या है, इनिशियली नेचुरल लेंथ में है ना। तो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए क्या कर, तो अप्लाई कर देंगे हम, सॉल्यूशन में यहां लिख देता हूं, अप्लाई WET। हाँ भाई, क्या है WET, टोटल वर्क डेल्टा के, है ना। और यहां से इनिशियल स्पीड कितनी होगी इसकी, 0। और कहां तक जाएगा ये, जब तक कि इसकी स्पीड फिर से 0 ना हो जाए। और किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, समझ में आई बात। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल फिर से क्या होगा, 0। और टोटल वर्क कौन कौन से करेंगे इस पे बताओ, कौन कौन से फोर्स होंगे, हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाँ भाई, mg लगेगा नीचे, mg x मैक्स, बोलो, कैपिटल एक्स लिख लेते हैं। सूडो फोर्स भी इसमें नीचे लगेगा, वो होगा ma माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये तो हमें पता है, दिस द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इनिशियल 0, है ना। तो mg
g प्लस ए एक्स मैक्स कॉमन ले लिया मैंने, हाफ के एक्स फाइनल कितना हो जाएगा स्प्रिंग में, ये हो जाएगा एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स मैक्स कट जाएगा, तो एक्स मैक्स की वैल्यू इस केस में 2m g प्लस ए अपॉन के होगी। क्लियर है क्या बात? ये है एक्स मैक्स। तो एक्स मैक्स ही पूछा है पहले तो मैं वैल्यू निकाल देता हूं हाथों हाथ, आप भी लिख लो। 10 मास की वैल्यू कितनी है भाई 10 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो अब दे देता हूं 200 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट है। 10 प्लस 5 ए की वैल्यू कितनी है भाई 5 अपॉन 200 इंटू 15 अपॉन 1.5 मीटर इज द एक्स मैक्सिमम। तो ये तो मैक्सिमम आ गया। इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम बता सकते हो कितना आएगा बेटा? इसका आधा, बिल्कुल सही बात है। एक्स इक्विलिब्रियम जो होगा 1.5/2 मीटर होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन कितना होगा निधि? 2π√m अपॉन के ही होगा। m की वैल्यू कितनी है 10, 200, 2π√2√5 is equal to पाई अपॉन √5 सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। और बाकी चीजें आप निकाल ही सकते। मैं साफ कर देता हूं इसे लाइक दिस। अच्छा, अभी और देखो क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से लटका हुआ है और ये 10 kg का ब्लॉक है और स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है। क्लियर है क्या बात? है ना? और एक पार्टिकल है m और ये है 1 kg का और ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अच्छा अच्छा, स्पीड नहीं दे रखी इसकी, कोई बात नहीं। अब ये बी ब्लॉक है। इफ ब्लॉक बी इज एट रेस्ट एंड पार्टिकल ए कमिंग with speed 100 meter per second and stick 121 मान लेते हैं ना, 121 मीटर पर सेकेंड, 121 मीटर एंड स्टिक विद ब्लॉक बी। समझ में आ रही है बात? फाइंड फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्सिलेशन सही है। सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी, थर्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन का टाइम पीरियड। बोर्ड पे देखो, जब ये बॉडी आएगी तो इससे चिपक जाएगी, तो जब चिपक जाएगी तो ये जो है ये 10 kg और ये क्या बन जाएगा 11 kg नहीं बन जाएगा, 11 kg बन जाएगा। और ये स्पीड से चलेगी v डैश से। बोलो तो कैसे निकालेंगे v डैश? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सही है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पे लगा देता हूं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना होगा? m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v डैश। तो v डैश जो होगा m1 कितना था 1 इंटू v1 कितना था 121 और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा
1 प्लस 10 121/11, तो v डैश कितना आएगा 11 मीटर पर सेकेंड। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, और क्या पूछा इसने बताना? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। साथ में इसने और क्या पूछा है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड तो निकाल देता हूं मैं। बोलो, ये तो मान लिया फर्स्ट हो गया मैक्सिमम स्पीड, ये आंसर आया बेटा सेकंड का, क्योंकि इसके बाद तो इसकी स्पीड कम ही होगी। सही है ना? तो ये आया सेकंड का। और थर्ड का मैं और बता देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π√m/k होता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। तो इसमें मास कितना लूंगा बेटा सिस्टम का? 11 kg हो गया अब तो, और k कितना है? 200। तो ये आ जाएगा 2π√11/2, है ना, और π/10√22 सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है क्या बात? देखना पड़ेगा अभी थोड़ा सा मेरे को, है ना। देखो, जब ये यहां पे चिपक जाएगा, अभी इस स्थिति में अगर जो ये नहीं था तो ये तो kx1 = 10g था, तो kx1 तो 10g के बराबर होगा, तो x1 आ गया 10g/k, और 100/200, तो x1 आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, जब ये इससे चिपक जाएगा यहां पर, तो इसमें x2 और इलोंगेशन आ जाएगा ये रहा। बोलो, तो और यहां पे कितना लगेगा? 11g, और यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx1 + x2। बोलो, तो kx1 + x2 = 11g, है ना। तो kx1 + kx2 = 11g, और kx1 किसके बराबर था? 10g के। kx2 = 11g, तो kx2 = g, x2 = 10/200, 1/20, 0.05 मीटर। तो ये x2 आ गया। तो मेरे को क्या निकालना था? एम्पलीट्यूड। तो कैसे करेंगे एम्पलीट्यूड में? तो ये यदि मीन पोजीशन है, ये ही आएगी, देखो मीन पोजीशन, है ना। अब जब ये मीन पोजीशन है, तो ये तो आ गए x2 की वैल्यू। हाँ, तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है? =a ω। तो v मैक्सिमम यहां पर स्पीड निकालनी पड़ेगी फिर अपने को। मैक्सिमम स्पीड ये नहीं होगी, फिर देखो मैक्सिमम स्पीड ये नहीं होगी, मैक्सिमम स्पीड तो मेन पोजीशन पर होती है ना बात। तो v मैक्सिमम a × ω होगी। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसे यहां तक, ये रहा, हाँ, तो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक हम क्या लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, क्योंकि V डैश तो हमें पता है। तो काइनेटिक एनर्जी A + काइनेटिक एनर्जी B, या ऐसे लगा देंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन इज इक्वल फ्रॉम A to B, A से B तक, है ना, फ्रॉम A to B, WET लगा दो, टोटल वर्क इज इक्वल टू डेल्टा K फाइनल माइनस K इनिशियल। टोटल वर्क कितना होगा? इसे साफ कर दूं इसे। अरे x2 कितना आया? 0.05, और x1 कितना आया? 0.5।
ये x1 आ गया 0.5, सही है। और टोटल वर्क आएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा, ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल करा दिया मैंने आपको। माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। टोटल मास कितना है एम जी एक्स टू इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी डैश स्क्वायर, सही है। तो ये तो हो गया 200। एक्सएफ जो है वो 0.55 आएगा और एक्सआई जो है वो 0.5 का स्क्वायर आएगा। टोटल मास आएगा 11 जी इंटू 0.05 इज इक्वल टू हाफ एम कितना था 11 है ना, तो 11 लिख करके वी मैक्स का स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर, वी डैश है, सही है क्या बात। अच्छा तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसे। -100 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 6 पंजे 30, 0.3 आएगा, नहीं आएगा इतना, प्लस 5.5 वी मैक्स का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, बोलो। और ये कितना आएगा भाई -30 प्लस 5.5 इज इक्वल टू 5.5 वी मैक्स का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 24.5 माइनस का, है ना, डिवाइडेड बाय 5.5 प्लस 121 इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। तो वी मैक्स का स्क्वायर जो होगा थोड़ा, ये 0.05 आएगी, क्यों, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक मिनट, हाँ, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी कितना आएगा 0.05, 10 की पावर -4, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5, 0.025, तो -100 इंटू 0.0525, तो -5.25 आएगा फिर ये, है ना। तो 0.25 बचेगा 5.5 वी मैक्स का स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब तो कुछ सही सा लग रहा है। तो 0.25 अपॉन 5.5 वी मैक्स का स्क्वायर माइनस 121, तो ये ऐसे हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 प्लस 121 इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। तो वी मैक्स जो आएगा और √1 प्लस 22 अपॉन 121 आएगा, ये आएगा वी मैक्स। यानी 11 से तो ज्यादा ही है, देखो 11 से तो ज्यादा ही है, यानी यहां पे मैक्सिमम स्पीड नहीं होगी, मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पे होती है, तो मैक्सिमम स्पीड इतनी आएगी फिर इसकी। सुनो, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा से भी निकल जाएगा एम्पलीट्यूड, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो ये वी मैक्स है, देखो मैं क्या बता रहा हूं, मेरी कॉपी मेरे इसमें ना ये इसकी स्पीड थोड़ी गलत सलत लिखी हुई थी, मतलब लिखी हुई नहीं है एक्चुअली, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है, नहीं तो ये बहुत सुंदर बनता है ना, लेकिन बने ना बने हमें तो पता ही लग गया। ओमेगा कितना आएगा 2π/t, है ना, और वैसे तो ओमेगा एम के स्क्वायर होता है स्प्रिंग के लिए, तो m तो हो जाएगा 11 और k हो जाएगा 200 का स्क्वायर, यही आएगा इससे भी, तो ओमेगा ये आ गया। तो अब आप
वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा से वी मैक्स अपॉन ओमेगा निकाल लेना। तो वी मैक्स तो आएगा, देखो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही बेकार बना है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये 11 इंटू 200 का स्क्वायर, इट विल बी द एम्पलीट्यूड। थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें आपको। चलो लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब अभी तो मैंने स्प्रिंग का बारे में बताया कि टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम अपॉन के होता है ना। तो दो कॉम्बिनेशन होंगे, फर्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया हमारे पास दो स्प्रिंग है और ये मास m लगा हुआ है, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है k1 और दूसरे का क्या है k2। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इसे इक्विलिब्रियम से खींचा, तो खींच के क्या हो गया कैपिटल M। हाँ 5 मिनट रुको। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा भाई, इधर की ओर लगेगा, है ना। तो एक तो लगेगा k1x, एक लगेगा k2x, है ना। तो नेट फोर्स ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, नेट रिस्टोरिंग फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा भाई, k1x प्लस k2x। बोलो k1 प्लस k2 इंटू एक्स। और देखो डिस्प्लेसमेंट इधर था, एक्सेलेरेशन किधर होगा सिस्टम का, इधर। तो इसे माइनस एम ए के बराबर रख दो फिर से। तो एक्सेलेरेशन जो होगा, एक्सेलेरेशन आ गया प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। तो मोशन इज एसएचएम। तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऐसे ही लिखते हैं। ये बोर्ड में भी आता है, मतलब आप तो क्या बोर्ड क्या होगा आपका, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा भाई, k1 प्लस k2 अपॉन m। ओमेगा इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन m। और इससे लिखेंगे हम t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k1 प्लस k2। वैसे टाइम पीरियड कितना होता था बताओ, ये होगा k इक्विवेलेंट। तो k इक्विवेलेंट कितना आ गया, k1 प्लस k2 आ गया, है ना। इसका मतलब अगर जो स्प्रिंग को आपने इस तरीके से जोड़ रखा है, तो k1 प्लस k2 प्लस k3 ऐसे कर देंगे, है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं ये है हमारे पास, ऐसे 3 स्प्रिंग है और ये जुड़ा हुआ है 50 kg के मास से। ये है k, ये है k और ये है 2k। और k की वैल्यू है हमारे पास 100 न्यूटन पर मीटर, है ना। तो आपको क्या करना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन, टाइम पीरियड फॉर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है अपने को। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट होगा। तो k इक्विवेलेंट कितना होगा, k प्लस 2k यानी 4k, यानी 4 इंटू 100, तो 400 हो जाएगा k इक्विवेलेंट। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट m की जगह 50 अपॉन 400। तो कितना हो जाएगा बताओ, चलो 5 अपॉन ये 8 √2 पाई अपॉन √2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है बात? चलो साइना, हम 15 मिनट का ब्रेक देते हैं और 15 मिनट में स्टार्ट करें दोबारा से। ठीक है, कॉपी कर लो 15 मिनट। हेलो, हाँ बेटा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? हाँ, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो टाइम पीरियड जो है के इक्विवेलेंट इस तरीके से आ जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारा, है ना? तो इस तरीके से अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा। लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, बोर्ड पे देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे अपन कि दो स्प्रिंग है हमारे पास इस तरीके से, और मास m को हमने ये लगा दिया, ये K1 है और ये K2 है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींचेंगे इधर। तो स्प्रिंग K1 में भी और स्प्रिंग K2 में भी दोनों में इलोंगेशन होगा। मान लेते हैं इसमें इलोंगेशन x1 हुआ और इसमें इलोंगेशन कितना हुआ, x2। तो ये तो मीन पोजीशन थी, तो ये टोटल इलोंगेशन x1 प्लस x2 हो जाएगा इलोंगेशन। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब ये देखो, इस पे फोर्स कितने लगेंगे, mg नॉर्मल स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे। नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, नेट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू Fs, यानी कि के x1, सॉरी बताओ जरा मेरे को, ध्यान से देख के बताओ, नेट रिस्टोरिंग फोर्स बताओ जरा मेरे को। अगर जो मैं इसका एफबीडी देखूं तो इसके एफबीडी में फोर्स कौन लग रहा है, एक तो mg, एक नॉर्मल। mg तो लगा रहा है अर्थ, नॉर्मल लगा रही है सपोर्ट, है ना? और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग 1 लगा रही है, स्प्रिंग 2 लगा रही है, स्प्रिंग 2 लगा रही है। तो स्प्रिंग 2 में फोर्स कितना लगेगा, यदि इसमें इलोंगेशन x2 है तो, हाँ, तो इसमें स्प्रिंग नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो K2 x2 होगा। बात समझ में आ रही है? और मैंने इसे इलोंगेशन, इसे मीन पोजीशन से इलोंगेट किया कितना, x, मीन पोजीशन से x इलोंगेट किया, लेकिन यहां पे जो फोर्स लगेगा वो K2 x लगेगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, और बोर्ड पे देखो, एक बार देखो, अगर जो मान लिया ये स्प्रिंग है ऐसे K1 K2, आपने इसे खींचा तो इसमें भी इलोंगेशन हुआ। मान लिया फोर्स लगाया x1 x2 K1 K2, तो ध्यान दो, यूं जो फोर्स होगा इक्विलिब्रियम में K1 x1 बराबर K2 x2 होगा। ये बात समझ में आती है नहीं? K1 साथ में x की वैल्यू जो होगी वो x1 प्लस x2 के बराबर होगी। ठीक है, अब जब मैंने इसे छोड़ के खींच दूंगा तो क्या करेगा ये, ऑसिलेशन। तो जब मैंने इसे खींच के छोड़ा तो इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो माइनस m इंटू ए रख दूं नहीं, लेकिन यहां पर तो एक्सेलेरेशन में और x में रिलेशन लाना है, जबकि यहां पे है x2। तो मैं क्या करूंगा, x2 को x की टर्म में ले आऊंगा। कैसे, बोर्ड पे देखो, यहां से x1 की वैल्यू K2 x1 अपॉन K1 आएगी, जो की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, और ये जो क्वांटिटी आएगी K2 अपॉन K1 x2 प्लस x2, K2 प्लस K1 अपॉन K1 इंटू x2, और ये हो जाएगा x। तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x आएगा। बोलो, तो माइनस m में K2, K1 अपॉन
K1 प्लस K2 इंटू एक्स, तो एक्सेलेरेशन जो होगा K1 प्लस K2 माइनस एक्स अपॉन m होगा। क्लियर है क्या बात? तो एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, सिंस एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसलिए मोशन क्या होगी? SHM। मोशन इज SHM, और मोशन SHM है तो कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM से, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? K1 K2 अपॉन m K1 प्लस K2, और ओमेगा को लिख करके K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 2 पाई रूट टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट m K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 हम लिख सकते हैं। हाँ भाई, हो गया कॉपी? ठीक है, तो बोर्ड पे देखो, यहां पे देखो, इसमें टाइम पीरियड कितना है? ये हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई रूट m अपॉन K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, 2 पाई रूट m अपॉन, इसे क्या लिख लूंगा देखो मैं, ये था K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 आ जाएगा। फिर ये सही है क्या बात? नहीं तो यहां पे लिख लेंगे हम 2 पाई रूट 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, बस दैट्स इट। तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 होगा, या K इक्विवेलेंट को आप सिंपल K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 भी लिख सकते हो, ऐसे करके। सही है, अगर जो सीरीज में है तो हाँ भाई, ये आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लिया हमारे पास ऐसे है, ये है, मान लिया 300 न्यूटन पर मीटर और ये है 600 न्यूटन पर मीटर, ये मास है ना? तो यदि मैं इसे थोड़ा सा खींच के छोड़ दूंगा, है ना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, नहीं आ रही बात समझ में? तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए हमें क्या निकालना है? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं, हाँ, यहां पे K इक्विवेलेंट तो आएगा, ये कितना आएगा? एक यहां पे मेरे ख्याल से K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आएगा, है ना? K1 इंटू K1 K2 अपॉन K, यही तो आएगा K इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, तो ये आ जाएगा आपका, हाँ, K इक्विवेलेंट ये आएगा, K इक्विवेलेंट ऐसे आएगा, और K इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी होगी, देखो K इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी होगी, तो हम इनसे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 लिख सकते हैं। वो गलत लिख दिया मैंने, पता नहीं, मैंने साफ भी कर दिया। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन K आता है ना, तो K इक्विवेलेंट बेटा ये आएगा, और 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 तो होगी सही। हाँ, तो K इक्विवेलेंट जो होगा वो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। इस केस में तो दो स्प्रिंग है, क्योंकि तो 300 इंटू 600 और 300 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 300 इंटू 600 अपॉन 900, और ये आ जाएगा आपका 200 न्यूटन पर मीटर के इक्विवेलेंट आएगा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई रूट m अपॉन K, 2 पाई रूट m। अच्छा, m की वैल्यू देनी पड़ेगी अपने को, तो m की वैल्यू दे देता हूं मैं 2 kg, थोड़ा सुंदर आ जाएगा आंसर, अपॉन 200, 2 पाई रूट अपॉन 10,
तो टी आ जाएगा π/5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बोलो π/5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। अब देखो एकदम, फॉर एग्जांपल फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मान लिया फर्स्ट है तो एक मास ऐसे लटक रहा है, एक मास ऐसे लटक रहा है, मास m, ये k है, ये 2k है। अच्छा दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में एक स्प्रिंग ऐसे है और एक स्प्रिंग ऐसे है, एक स्प्रिंग ऐसे है ना। तो मास m ऐसे लटका हुआ है, तो इसमें कितना है, ये 6k, ये है k और ये 2k। इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। थर्ड में भी हाथों हाथ करा देता हूं। थर्ड में चलो इसे बाद में लिख लेना। इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऐसे निकालना है, ये मास m है, ये 11/3 kg का है और ये 100 न्यूटन पर मीटर और ये 200 न्यूटन पर मीटर। साथ में यहां पे दो स्प्रिंग ऐसे लगी हुई हैं और लेसे करके 100 न्यूटन पर मीटर और इसका 200 न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है ऐसे, और ये मास रखा हुआ है ऐसे, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है इन ईच केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। क्लियर है क्या बात? इसमें के इक्विवेलेंट कितना होगा? हाँ, k इंटू 2k अपॉन k प्लस 2k, यानी 2/3k विल बी द के इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड आएगा 2π रूट अपॉन के इक्विवेलेंट, 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट कितना है भाई? 2/3k इज इक्वल टू 3m अपॉन 2k इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? अच्छा इसमें के इक्विवेलेंट कैसे आएगा? दोनों तो पैरेलल में ही है, तो पैरेलल में क्या होता है, k प्लस 2k, और फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ये ऐसे, तो ये तो 6k एज इट इज, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 3k, और ये है मास m, तो दोनों सीरीज में है। तो के इक्विवेलेंट कितना होता है? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। सही है? तो ये जाएगा 6k इंटू 3k अपॉन 6k प्लस 3k, 18k स्क्वायर अपॉन 9k इज इक्वल टू 2k। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट, 2π√m अपॉन 2k इज द करेक्ट आंसर। ये टाइम पीरियड है। अब मैं आपको एक कटिंग ऑफ स्प्रिंग का तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाई रखा है मेरे ख्याल से, स्प्रिंग कट करके नहीं सिखा रखा? सिखा रखा होगा। मैं एक मिनट में याद दिला देता हूं आपको, ध्यान से सुनो, है ना। लिख लो, यदि नहीं भी लिख रखा होगा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। बोर्ड पे देखो, यदि ये स्प्रिंग है ऐसे करके और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसकी नेचुरल लेंथ कितनी? L0 है ऐसे। तो यदि आप इसे दो बराबर भाग में बांट देते हो तो दो स्प्रिंग बन जाएंगी, एक ये एक ये। तो ये L0/2 हो गई इसकी लेंथ, L0/2। तो इसका k1 k2 होगा, कितना आ जाएगा k1 k2? 2k। ये बात समझ में आती है नहीं? बोलो नहीं आती। हाँ, तो वो तो मैं सिखाऊंगा ना, ये तो मैं ऐसे ही कराता हूं। कैसे करेंगे देखो, जैसे हम मान लिया ये तो मैंने दो बराबर भाग में बांट दिया, तो यदि अब इस स्प्रिंग को मान लिया मैं किसी रेशो में काट देता हूं, है ना, जैसे मान लिया m/n के रेशो में काट देता हूं, तो ये दो स्प्रिंग बनेंगी ऐसे करके। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है ना। तो वो मैं निकालने का तरीका बताता हूं। कैसे करेंगे अपन, कि मान लिया इसकी टोटल लेंथ कितनी थी? L0। तो यदि मैंने इसे स्प्रिंग इंग्लिश में लिख देता हूं, स्प्रिंग इज कट इन m/n रेशो, है ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ml, और इसकी हो जाएगी बेटा n लॉट। इसे लिख लेना, इसे चाहे बाद में लिख लेना। क्लियर है बात? तो k1 k2 निकालने के लिए आप क्या करोगे,
ओरिजिनल इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था K, तो K इंटू एल नॉट, K इंटू एल नॉट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया K1, और इसकी लेंथ कितनी है ml नॉट। सही है बात। अच्छा, अब इसका इसका रेशो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 इंटू NL नॉट, है ना। तो कितना हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, K1 इज इक्वल टू KL नॉट अपॉन ML नॉट। और इसी तरीके से इन दोनों को हम साथ में लेंगे एक बार, और एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे, तो KL नॉट इज इक्वल टू K2 N इंटू एल नॉट। तो K2 क्या आएगा, K2 अपॉन N, ये आएगा K अपॉन M, ऐसे करके आएगा। यार कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ गड़बड़ तो हो गई। सुनो एक मिनट थोड़ा चेंज करेंगे अपन। अगर जो इसे m/n के रेशो में काटा है, तो टोटल लेंथ, इसकी ml नॉट लिख ली, इसकी nl नॉट लिख ली, तो टोटल लेंथ में m प्लस nl नॉट लिख लेता हूं। वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सही है। एक मिनट। टोटल लेंथ यदि इसकी m प्लस एल नॉट थी, और इसे मैंने m/n के रेशो में काट दिया, तो इसकी लेंथ होगी ml नॉट, इसकी लेंथ होगी nl नॉट। तो k मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ कितनी मानी हमने, m प्लस nl नॉट इज इक्वल टू, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k 1, और इसकी लेंथ कितनी है ml नॉट। और इसी तरीके से K1 x1 K2 x2 K2 x3 ऐसे लिखना है, K2 इंटू एल नॉट, सही है। अब इन दोनों को यदि मैं साथ में लूंगा, तो K1 की वैल्यू m प्लस एन अपॉन m इंटू K होगी, बिल्कुल सही बात है। साथ में यदि मैं इन दोनों को साथ में लूंगा, तो Km प्लस एन एल नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू एन एल नॉट, एल नॉट से एल नॉट, K2 की वैल्यू m प्लस एन अपॉन, अच्छा, इंटू K हो जाएगा। देखो अब मैं इसे बता देता हूं, यदि आपको इसमें दिक्कत हो तो 1:1 के रेशो में काटेंगे। टोटल लेंथ एल नॉट थी, तो एल नॉट बाई टू एल नॉट बाई टू आ गई, तो K इसमें फोर्स कांस्टेंट इंटू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये आए। फोर्स कांस्टेंट इसका K1 मान लिया, और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल नॉट बाई टू आ गई, और इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट K2 है, और लेंथ इसकी एल नॉट बाई टू है, ऐसे। तो K1 कितना आएगा 2K, जब इन दोनों को लेंगे, और जब इन दोनों को लेंगे साथ में, तो K2 भी 2K आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यदि K था, और आपने इसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो नई स्प्रिंग बनेंगी उनका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। अच्छा, तो इसी तरीके से मान लेते हैं हमने एक स्प्रिंग को लिया और उसे 3 बराबर भाग में बांट दिया, ऐसे करके 3 पार्ट में बराबर बराबर बांट दिया, तो कितनी स्प्रिंग बनी 3, है ना। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इसका यदि K था तो 3K 3K 3K। क्लियर है बात, ऐसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट T था, और इसका टाइम पीरियड कितना है T। अब मैंने क्या करा कि इस स्प्रिंग इज कट, नाउ स्प्रिंग इज कट इन 3 इक्वल पार्ट एंड connected as shown in figure below with same mass, find time period of oscillation, है ना। इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें तीनों को ऐसे जोड़ दिया मैंने, देखो, और मास m को ऐसे जोड़ दिया, सही है।
और दूसरे केस में 3 स्प्रिंग को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया और सेम मास को ऐसे जोड़ दिया। दिस इज द पार्ट 2। तो इसमें हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है और इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस सिस्टम का क्या है, वो टी नॉट है। तो इसका और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है अपने को। कैसे करेंगे बताओ? ये के है और जब 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हाँ कितना हो जाएगा? तो 1 1 1, ये हो गया 3k 3k 3k। बोलो तो के इक्विवेलेंट कितना लिख दो इसका बताओ? तो ये आ गया 9k। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? 2 अपॉन के इक्विवेलेंट और 2 अपॉन 9k, 2 अपॉन k इज इक्वल टू 1/3। तो जो t डैश होगा 1/3 t नॉट हो जाएगा इस केस में। तो और इस केस में देखना निकाल लेंगे इसका के इक्विवेलेंट लगा करके बना देंगे हिसाब इसी तरीके से। तो सेकंड पार्ट में ऐसे करके है, ऐसे है, ऐसे है। क्लियर है क्या बात? ये m, ये 3k 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 है ना। तो के इक्विवेलेंट दोनों ये पैरेलल में है, 3k और ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा भाई? 3 के पैरेलल में 6k और इसका के इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ? दोनों सीरीज में है, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 3k 6k अपॉन 3k प्लस 6k इज इक्वल टू 2k। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस सिस्टम का आएगा t डैश कितना आएगा? 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट, 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2k, 1/√2 2π√m अपॉन k। तो t डैश आएगा 1/√2 t नॉट इज द करेक्ट आंसर। कर लो कॉपी आराम से। क्वेश्चन तो होते ही हैं, दिक्कत आती है कि आप इसे किसी रेशो में काटें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्प्रिंग है और ये मास m है k ऐसे, और टाइम पीरियड कितना इसका? t नॉट है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t नॉट। नाउ स्प्रिंग इज कट in 1:3 ratio, 1:3 ratio and connected in parallel with same mass, find new time period of oscillation, ये हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ऐसे करेंगे, कितने रेशो में काटा? 1:3। तो 2 स्प्रिंग बनेंगी, दोनों स्प्रिंग को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, K1 और K2। हाँ भाई, तो कैसे करूं? K1 इसकी लेंथ कितनी मान लूंगा मैं? 4L0 मान लूंगा, ऐसे मानूंगा। 1:3 है ना, तो 4L0 मान लूंगा, तो मेरे को आसानी हो जाएगी। इसकी लेंथ L0 हो जाएगी, इसकी 3L0 हो जाएगी। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, तो K इंटू 4L0 इज इक्वल टू K1 इंटू L0 और K2 इंटू 3L0। अब इन दोनों को यदि हम लेंगे तो K1 इज इक्वल टू 4K अपॉन 4K आ जाएगा, और यदि इन दोनों को लेंगे तो 4K इज इक्वल टू 3K2 और K2 आ जाएगा 4K अपॉन 3। ये थोड़ा सा टफ है और कभी शायद ही देखने के लिए मिले आपको शीट में, है ना, मतलब मिल जाएगा हो सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा इसका? T डैश 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट, ऐसे होगा। तो निकाल देंगे हम इससे। के इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में है, तो के इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कितना आएगा?
K1 प्लस K2, K1 की वैल्यू 4K अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा बताओ, 16K अपॉन 3। तो यहां पे आएगा 16K अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 पाई 4 3m अपॉन K। आई बात समझ में? यह आएगा T डैश, तो मैं यहां लिख देता हूं T डैश इज इक्वल टू √3/4 2 पाई रूट m अपॉन K, √3 अपॉन 4 T नॉट। ये तो इनिशियल टाइम पीरियड T नॉट था। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका टाइम पीरियड T नॉट था ना, तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड इतना होगा।